नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है और इसका दूसरा भाग है। इसके पहले वाले सेशन में हमने पहले भाग पर 15 सवाल पूछे थे और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको लिखाए थे। आज के सेशन में 3 बातें हम शामिल करेंगे। पहला पार्ट होगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हम आपको लिख करके स्लाइड पर देंगे। दूसरा, स्टेट पीएससी में जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज पर कैसे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं, इसके लिए 3 सवाल देंगे। उनको शब्दों की सीमा देंगे जिसको आप लिखेंगे, हमें भेजेंगे, उसको बाद उसको हम जांचेंगे, आपको बताएंगे इसमें क्या सुधार की संभावना है। और तीसरा, 20 सवालों का एमसीक्यू सेशन होगा जो नीट के लिए, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और पीएनएसटी के लिए जरूरी होगा। उन 20 सवालों को सेशन के दौरान पूछेंगे। हमारी यह क्लास शाम को 5 बजे हमेशा की तरह लाइव होती है। यदि आपको कुछ पूछना है तो हमारे साथ आप जुड़िए शाम को 5 बजे। आज जो भी सवाल पूछना हो साइंस और टेक्नोलॉजी का, कोई जरूरी नहीं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूछें, आप फिजिक्स पर, बायो पर, टेक्नोलॉजी पर, एनवायरमेंट पर, जिस पर भी सवाल पूछना हो पूछिए, स्वतंत्र होकर पूछिए, सीधा हम जवाब उसका आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, लाइक करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सेशन की शुरुआत में यदि आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इससे आपका भला होगा, आपका फायदा होगा, क्योंकि यदि कंटिन्यूटी टूट जाती है तो फिर समझ में नहीं आती बात। यह साइंस है, साइंस में कंटिन्यूटी जरूरी है। सेशन में आगे बढ़ें उसके पहले आपको बता दें कि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए आज कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पार्ट 1 में 15 पॉइंट दिए हैं। 16वें पॉइंट से आज शुरुआत करते हैं कि वो महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी शामिल करने जा रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट का सबसे पहला बिंदु आज सेशन के दूसरे दिन जो पहला हम लिखने जा रहे हैं, यह परीक्षा में पूछा भी गया कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। इसको थ्योरेटिकल आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी अयस्क वाले पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यह नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। उनके भी अलग अलग वीडियो बना करके हम अयस्क के बारे में, उसके अयस्क से धातु के निष्कर्षण के बारे में सब कुछ समझाएंगे। पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क, याद कर लीजिएगा। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। दूसरे में मत जोड़िएगा कि बॉक्साइट को कहीं सिलिका में जोड़ दीजिए, कहीं आयरन में जोड़ दीजिए, कहीं चांदी में जोड़िए, सोना में जोड़िए। याद कर लीजिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो यूपीएससी ने पूछा, दूसरे पॉइंट में लिख रहे हैं कि एंटीमनी, ध्यान से लिखिएगा, एंटीमनी ये भी एक तत्व है। स्टिबनाइट तत्व का, ध्यान से, एंटीमनी का जब संकेत लिखते हैं तो आपको याद होगा क्या लिखते हैं, एसबी। एसबी का फुल फॉर्म एंटीमनी से नहीं है। यूपीएससी ने पूछा कि एंटीमनी किस
तत्व का अयस्क है तो वो तत्व याद रखेगा, उसको बोलते हैं स्टिबनाइट। स्टिबनाइट तत्व का अयस्क है। बच्चों ऐसा ही बेहतरीन नोट्स आप तैयार करने की कोशिश कीजिए हर चैप्टर पर, और ये टू द पॉइंट जब आप नोट्स बनाएंगे तो थ्योरी आपकी अपने आप पूरी होगी। सवाल जब पूरा पढ़े रहोगे, कहीं से सवाल पूछेगा, जवाब आपसे बनेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा कि यदि किसी लोहे में जंग लग जाए तो उसके वजन में क्या परिवर्तन होगा। तीसरा पॉइंट वही लिखे दे रहे हैं, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं कि लोहे में जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से उसके भार में वृद्धि हो जाती है। कई बच्चों से जब हम सवाल पूछते हैं कि यदि किसी लोहे में जंग लग जाए तो उसका वजन बढ़ेगा घटेगा, सीधा जवाब देते घटेगा साहब। क्यों? क्योंकि वो लोहा समाप्त हो रहा है। लेकिन आप याद रखिए जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका वेट बढ़ेगा। नोट कर लीजिए और सोचिएगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, प्लेटिनम, जिसको पीटी से दिखाते हैं, प्लेटिनम कठोरतम धातुओं में से, कठोरतम धातुओं में से एक है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, तांबा एक ऐसी धातु है, कॉपर। यह सवाल केमिस्ट्री के पहले सेशन में हमने आपसे पूछा भी था। कई बच्चों ने उसके गलत जवाब दिए थे, आज उसको करेक्ट कीजिएगा। कॉपर यानी तांबा। ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, सफेद फास्फोरस पर, सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यह हवा की ऑक्सीजन से, क्योंकि यह हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके जल उठता है। परंतु जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। एक बच्चे ने कल ही सवाल ये पूछा था, उस बच्चे के लिए पॉइंट हमने तैयार कर दिया है कि सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि हवा में यदि खुली ऑक्सीजन इसको मिल गई तो आग लग जाएगी, लेकिन यदि पानी में इसको रखा, अब ये सवाल भी हो सकता है कि साहब पानी डिसोसिएट कंडीशन में हो जाए तो वहां से भी ऑक्सीजन निकलेगी। पानी डिसोसिएट नहीं होगा, वह पानी के रूप में होगा, इसलिए उसकी ऑक्सीजन से कोई क्रिया नहीं होती। नाइट्रोजन जो जीवों में पाई जाती है किस रूप में होती है, यह भी सवाल पीएनएसटी ने पूछा था, उसको भी टू द पॉइंट लिखे देते हैं कि जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में
पाई जाती है। आठवां महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्वाधिक कठोर कौन सी धातु है या सर्वाधिक कठोर कौन सा तत्व है, ऐसा एक सवाल पूछा जाए तो आपके पास उत्तर है क्या? सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग पूछा है, 9वें पॉइंट में लिखिएगा पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में होता है। नींद लाने वाली दवा के रूप में यह सवाल नीट में पूछा। 7 महत्वपूर्ण पॉइंट इस पन्ने पर बताए, एक बार और देख लो कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, एंटीमनी स्टिबनाइट तत्व का अयस्क है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में वृद्धि हो जाती है, प्लेटिनम कठोरतम धातुओं में से एक है, तांबा ऐसी धातु है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जल उठता है परंतु जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता, जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाई जाती है, सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में होता है। 2 पॉइंट और बताना चाहते हैं, इसके बाद पीएससी में मेंस के सवालों को आपको देंगे। अगला 8वां पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा, एक से अधिक धातुओं, एक से अधिक धातु अथवा अधातु, मेटल अथवा नॉन मेटल, एक से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यह सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में एक वाक्य में पूछा गया था, एक या एक से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को, दोनों ध्यान रखिएगा, एक हो अथवा एक से अधिक हो, धातु हो अथवा अधातु हो, और लेकिन मिश्रण जो हो वो समांगी हो, इसका ध्यान रखिए। और एक और सवाल जो एमपीएसआई ने पूछा था कि मिश्र धातुओं के जो गुण होते हैं, अब देखिए धातुओं और धातुओं के मिक्स से बनाए, तो क्या धातुओं और अधातुओं के गुण मिश्र धातु जैसे होंगे? उसी पॉइंट को काटते हुए एमपीएसआई ने पूछा था कि मिश्र धातुओं के गुण, मिश्र धातुओं के गुण धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं, धातुओं के, या यहां ये चीज और जोड़ ले, अवयवी, अवयवी का मतलब जो उसके साथ मिले हुए हैं, अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। तो ये 9 पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी पर याद रख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, अलग से रखे रहिए, जब परीक्षा देने के लिए जाइए तो इन नोट्स को, इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाइए। इसी के बीच में कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव शामिल होगा और उस ऑब्जेक्टिव को आपको करना है। इसके बाद 3 सवाल मध्य प्रदेश या स्टेट पीएससी में जो मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इसी चैप्टर से जुड़े हुए 3 सवाल दे रहे हैं।
मेंस के वो सवाल, या जो नोट्स बना रहे बच्चे वो भी इसका उत्तर लिखें। शब्दों की सीमा उनके लिए नहीं है, लेकिन जो मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए शब्दों की सीमा रखिए। पहला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग। बच्चों ध्यान रखना, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं, इसकी शब्द सीमा को हमने 100 शब्द किया है। 100 शब्दों में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसका कहां उपयोग होता है इस पर लिखिएगा। दूसरा सवाल है, मिश्र धातु क्या होती हैं? मिश्र धातु क्या होते हैं? और लिख रहे हैं उदाहरण सहित, समझाइए। इसकी भी शब्द सीमा हमने 100 शब्द रखे। तीसरा सवाल जो हम दे रहे हैं आपको, उसमें जंग से जुड़ा हुआ ही सवाल है। संक्षारण, संक्षारण एवं इसकी रोकथाम। इस पर भी हमने शब्द की सीमा 100 शब्द की। इन 3 सवालों को, जो पहला लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग, ये इसको भी 100 शब्द में लिखिए। आप हमारे पास तक पहुंचाइए, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फोन पर किसी तरह से आप हमारे पास तक उत्तर भेजिए। मिश्र धातु क्या होते हैं उदाहरण से समझाइए, इस पर 100 शब्द लिखिए। संक्षारण और इसकी रोकथाम पर 100 शब्द लिखिए। एक और सवाल देना चाहते हैं, वो सवाल है कठोर जल, हार्ड वाटर। कठोर जल, कठोर जल पर 10 से 20 शब्द आप लिखिए। 10 से 20 शब्द, और लिख करके ये सारे के सारे सवाल आप हमारे तक पहुंचाइए। इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें आपने लिखी है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया है, ये हम देखेंगे। और फिर क्या उसमें बचा है जिसको आपने नहीं लिखा, उसको, उसका सही जवाब क्या हो सकता है, या सही जवाब और क्या लिखा जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे उस समय जब आप हमारे पास भेजें। इसके बाद हमने कहा था कि आज 3 पार्ट में हमारा सेशन होगा। महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, एमपीपीएससी मेंस के सवाल होंगे, और तीसरा जो महत्वपूर्ण सेशन है, जो नेट की परीक्षा, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और बीएमएसटी की परीक्षा के लिए जरूरी है, वो है एमसीक्यू सेशन। जो एमसीक्यू सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी पर आगे कंटिन्यूअस हो चुका है। 15 सवाल हम पूछ चुके हैं, 20 सवाल आज पूछेंगे। तो चलें एमसीक्यू सेशन पर, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। इस्पात के निर्माण में विनिर्माण में कार्बन का कौन सा, सोच विचार कर जवाब दीजिएगा, कार्बन का कौन सा लगभग शुद्ध रूप प्रयोग होता है? लगभग कह रहे हैं, लगभग शुद्ध रूप प्रश्न को समझिए। इस्पात का निर्माण हो रहा है और कार्बन का कौन सा लगभग शुद्ध रूप प्रयोग होता है, सोच विचार करके जवाब कीजिए। पहला लिख रहे हैं कोयला,
बी ऑप्शन दे रहे हैं काठ कोयला या लकड़ी का बना हुआ, काठ कोयला। सी ऑप्शन दे रहे हैं कोक, और डी ऑप्शन दे रहे हैं बी और सी दोनों। सवाल को समझ लीजिएगा। कार्बन का कौन सा लगभग शुद्ध रूप प्रयोग होता है? कोयला, काष्ठ कोयला, कोक, बी और सी दोनों। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमें। और फिर जब हम सेशन समाप्त करेंगे तो आप तब तक रुकिएगा और सेशन के अंत में देखिएगा कि कौन सा इसका सही जवाब हुआ या आपसे कितने सवाल बने। दूसरा सवाल, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसों पर यह सवाल है। अक्रिय गैसें होती हैं, इनका गुण पूछ रहे हैं। अक्रिय गैसें होती हैं, क्या होती हैं? भौतिक रूप से अक्रियाशील, बी ऑप्शन दे रहे हैं अस्थायी होती है, सी ऑप्शन दे रहे हैं रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील, और डी ऑप्शन दे रहे हैं रासायनिक रूप से अक्रियाशील। अक्रिय गैसों की विशेषता इसमें आपको बताना है। सारे के सारे उत्तर एक दूसरे के करीब हैं। भौतिक रूप से अक्रियाशील है, अस्थायी हैं, रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील हैं, या रासायनिक रूप से अक्रियाशील हैं। सही जवाब कीजिएगा। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। तीसरा सवाल एमपीएसआई ने पूछा, सबसे पहली धातु सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव के उपयोग में थी? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एल्यूमिनियम है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एयू है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एफई है, आयरन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सीयू है? सबसे पहली धातु कौन सी थी जो मानव के उपयोग में थी, या मानव उनका पहला उपयोग करता था? क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो सोना है, क्या वो आयरन है, क्या वो कॉपर है? चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, हीरा, डायमंड से जुड़ा हुआ हीरा, जिस एक अकेले तत्व से मिलकर के बना होता है, उससे और क्या बना होता है? पहले समझिएगा तब उत्तर करिएगा। उससे और क्या बना होता है? फिर से सवाल पढ़िएगा। हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलता है, हीरा एक ही अकेले तत्व से मिलकर के बनता है, उससे और क्या बना होता है? यह ऑप्शन बताइए। क्या वो क्लोरोफॉर्म है? बी ऑप्शन दे रहे हैं,
क्या वह साधारण नमक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह शर्करा है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्रेफाइट है? हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर के बना होता है, जरा सा टेक्निकल बात को पकड़ लोगे, आपके सामने जवाब आ जाएगा। बच्चों कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखिए। 5वां सवाल, सिनेबार किसका अयस्क होता है? ए ऑप्शन बताइए, क्या सिनेबार आयरन का अयस्क है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह लेड का यानी पीबी का है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पारा का है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह तांबा का है? सिनेबार किसका अयस्क है, यह आपको बताना है। आयरन का है, लेड का है, पारा का है, कॉपर का है? सही जवाब कीजिएगा। 6वां सवाल, घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? जितने घरेलू उपकरण हैं उसमें कोई न कोई धातु का इस्तेमाल होता है। जरा जवाब बताइएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आयरन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्लेटिनम है? यूपीएससी का सवाल है ये, क्या वो जेड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एल्यूमिनियम है? घरेलू उपकरणों में उपकरण की बात कर रहे हैं, जरा सोच लीजिए फिर जवाब कीजिएगा। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर, विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो जिंक है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नरम आयरन है? तीसरा जो उसमें कॉपर है। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्रोमियम है? विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी होती है? या ये जवाब दे दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका बना होता है? जिंक, नरम लोहे का, कॉपर का या क्रोमियम का? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। 8वां सवाल आपके लिए, नीट में पूछा गया ये 8वां सवाल, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहे हैं। पहले सवाल को अच्छे से लिख लीजिए तब उत्तर करिएगा। आणविक सूत्र C5H11Br, C5H11Br के एक एल्काइल हैलाइड ने बी हाइड्रोहाइलोजनन या इसको कह लीजिए डी हाइड्रोहाइलोजनेशन,
हैलोजिनेशन। ये एक प्रक्रिया है, संभवतः आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक एल्काइल हैलाइड ने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पर आणविक सूत्र C5PS10 के दो समावेवी एल्कीन ए और बी दिए। अब इसकी ओजोनोलाइसिस हो जाए, या लिख लीजिए विघटनीय ओजोनोलाइसिस, विघटनीय ओजोनोलाइसिस पर ए और बी के ने 4 यौगिक, ए और बी ने 4 यौगिक, कौन कौन से? CH3 CO CH3, दूसरा है CH3 CHO एल्डिहाइड, फिर है SCHO और CH3 होल 2 CHO दिए। एल्काइल हैलाइड है। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। आणविक सूत्र के एक एल्काइल हैलाइड ने डिहाइड्रोजनेशन पर आणविक सूत्र C5H10 के दो समावेवी एल्कीन ए और बी दिए। फिर इसके बाद इसकी ओजोनोलाइसिस हुई। ए और बी ने 4 यौगिक दिए, CH3 CO CH3 CH3 CHO SCHO और CH3 CHCHO। वो एल्काइल हैलाइड कौन सा है उसका नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। बी ऑप्शन दे रहे हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। सी ऑप्शन दे रहे हैं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल जरा सवाल को समझ करके करने की कोशिश करें, बल्कि इसकी रासायनिक क्रिया लिखिए तो आपसे उत्तर बनेगा। सही जवाब क्या है? 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। 9वां सवाल, सिलिकेट की श्रृंखला संरचना में सिलिकेट की श्रृंखला संरचना में निम्नलिखित में से
कौन सा एक उपस्थित होता है? ए ऑप्शन ध्यान से समझने की पहले कोशिश कीजिए। SiO3 2 माइनस N। बी ऑप्शन दे रहे हैं Si2O5 2 माइनस N। सी ऑप्शन दे रहे हैं SiO4 4 माइनस, और डी ऑप्शन दे रहे हैं Si2 O7 6 माइनस। सिलिकेट की श्रृंखला संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपस्थित होता है? श्रृंखला रचना में कौन सा एक उपस्थित है? SiO3 2 माइनस है, Si2O5 2 माइनस है, SiO4 4 माइनस है, Si2O7 6 माइनस। 10वां सवाल, यदि मानक अपचयन विभव के मान श्रृंखला में नीचे जाने पर बढ़ते हैं, श्रृंखला में नीचे जाने पर बढ़ते हैं, नीट का है इस सवाल। यदि मानक अपचयन विभव के मान श्रृंखला में नीचे जाने पर बढ़ते हैं तो धातु डैश 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 लक्षण डैश डैश। सोच लीजिए फिर जवाब भरिएगा। आपको हम जवाब भरने के लिए दे रहे हैं ए ऑप्शन, ऋण विद्युत या इलेक्ट्रोनिगेटिव, लक्षण परिवर्तित नहीं होता, कौन सा सही है? मतलब यदि बढ़ते हैं तो धातु की इलेक्ट्रोनिगेटिव लक्षण और परिवर्तित नहीं होता, लक्षण परिवर्तित नहीं होता। इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मकता पर सवाल है, सोच विचार कर करेंगे तो उत्तर बन जाएगा। ए ऑप्शन दिया। बी ऑप्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टीज घटती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बढ़ता है। ये आपने आवर्त सारणी के गुण पर भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा याद करिए, बैक जाइए। और डी ऑप्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव घटता है। सही ऑप्शन को, यानी मानक अपचयन विभव के मान श्रृंखला में नीचे जाने पर बढ़ते हैं तो धातु की विद्युत ऋणात्मकता का गुण जो है परिवर्तित नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज घटती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बढ़ता है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव घटता है। 11वां सवाल, निम्न में से कौन सा यौगिक
प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है। प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। यौगिक की बात कर रहे हैं। यौगिक प्रकृति का प्रतिचुंबकीय है। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। नीट में यह भी सवाल पूछा गया। CuCl4 2-। बी ऑप्शन दे रहे हैं Ni CN4 2-। सी ऑप्शन दे रहे हैं FeCN6 3-। और डी ऑप्शन दे रहे हैं NiCl4 2-। थोड़ा सा कठिन केमिस्ट्री का यह पार्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये वाला चैप्टर नहीं बनता या ये प्रश्न नहीं समझ में आता, तो उसका अलग से वीडियो बना करके हम आपको दिखाएंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है? CuCl4 2- है, NiCN4 2- है, FeCN6 3- है या NiCl4 2-। 12वां सवाल, नीचे सूचित Z मानों के, पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा करिए, समझा करिए, तब उत्तर कीजिएगा। मानों के 4 युग्मों में से कौन सा एक P ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन P ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित, 2 मान दे रहे हैं, 4 जोड़ी आपको दिखा रहे हैं, उसमें से आप P ब्लॉक को जो ना प्रदर्शित करता हो उसको बताना है। सोच लीजिए, समय दीजिए, हर प्रश्न पर समय दीजिए, जल्दी में उत्तर करने की कोशिश न करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगा। ए ऑप्शन 38 55, बी ऑप्शन 47 39, सी ऑप्शन 60 71 और डी ऑप्शन 32 53। तो ये हमारा 12वां सवाल। सही जवाब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 13वां सवाल, कॉपर को उसके सल्फाइड एस्क प्रश्न को जरूर ईमानदारी से पढ़ा करिए। कोई न कोई ट्रिक उसमें हम डाल के रखते हैं, तब जहां आप गलत उत्तर देकर के फंसते हो। कॉपर को उसके सल्फाइड एस्क से निकालने के दौरान Cu2O के न्यूनीकरण
यानी कम, के द्वारा अंततः निम्न धातु प्राप्त की जाती है। निम्न धातु प्राप्त की जाती है। ध्यान से जवाब कीजिएगा। लोहा, सल्फाइड, बी ऑप्शन दे रहे हैं कॉपर, सल्फाइड, सी ऑप्शन दे रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके न्यूनीकरण माने कम करके या विघटित करके कौन सी चीज प्राप्त करोगे, यह आपको बताना है 13वें सवाल पर। 14वां सवाल, हैलोजनों की, हैलोजन की लिस्ट पर जाइएगा। हैलोजनों की आबद्ध ऊर्जा, आबद्ध या बॉन्ड एनर्जी, आबद्ध ऊर्जा का घटता क्रम होता है। घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम होता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरीन। अब ये कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आप जानते होंगे, कई बार हमने आपको समझाया भी है। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। उसी को पलट दिया है, ये चिन्ह को पलटा है दूसरे पॉइंट में। तीसरा लिख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन की आबद्ध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी की का घटता हुआ क्रम बताना है कि इसमें घटता हुआ क्रम होगा, यह आपको बताना है। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर। चतुर्थ कक्षा में, चौथी कक्षा, चतुर्थ कक्षा में बोहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा, बोहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा चतुर्थ कक्षा में, बोहर नहीं बाहर, चतुर्थ कक्षा में बाहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा, बाहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई तरंगों की संख्या, बनाई गई तरंगों की संख्या होती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह तरंग संख्या 5 होगी, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह तरंग संख्या 4 होगी, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह तरंग संख्या 2 होगी, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह तरंग संख्या 1 होगी। चतुर्थ कक्षा में बाहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई तरंगों की संख्या क्या होगी, 5 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 1 होगी। सही जवाब कीजिएगा 16वां सवाल। वह यौगिक पहचानिए
वह यौगिक पहचाने जिसके लिए नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डाल विधि का, नाइट्रोजन के आकलन। अब हो सकता है कि ये सारी विधियां आप ना पढ़े हो, तो ये कोशिश करिए, बुक पर जाइए, उन विधियों को पढ़िए। मान लीजिए विधियां नहीं समझ में आती तो आप हमें मैसेज कीजिए, उसका हम वीडियो बना करके अगले सेशन में लगा देंगे। वह यौगिक पहचानिए जिसके लिए नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डाल विधि, आकलन की कैल्डाल विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, नहीं वो यौगिक कौन सा है जिसमें कैल्डाल मेथड का इस्तेमाल नहीं होता? ए ऑप्शन दे रहे हैं तृतीयक एमीन, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या नाइट्रो यौगिक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं साइनाइड है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह एमाइड है? एमाइड है। वह यौगिक पहचानिए जिसके लिए नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डाल विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तृतीय केमीन है, नाइट्रो यौगिक है, साइनाइड है या एमाइड है। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह फ्लोरोकार्बन है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह अमोनिया है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह ऑक्सीजन है। कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्लोरोकार्बन है, अमोनिया है या ऑक्सीजन है। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, सी ऑप्शन दे रहे हैं 24 कार्टेज, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 32। स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? 22, 22, 24, 32 कैरेट में आपको बताना है। और 19वां सवाल है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव
ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या NaCl में है, क्या एथेन में है, क्या वह अमोनिया में है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पानी में है। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है? सोडियम क्लोराइड, इथेन, अमोनिया या जल? सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद हम अब सही उत्तर बताने वाले हैं। 20वां सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने है। धूम में उपस्थित सत्य धुएं में, धुआं लिख लो, धुएं में सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोप माने आंखों को नुकसान पहुंचाने वाला नेत्र प्रकोपक कौन सा होता है? अंतिम सवाल है। इसके बाद डिस्कशन पर एक सवाल से 20 सवाल तक लाएंगे आपको। धुएं में सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा है? क्या धुएं में कौन सी चीज है जो आंख को नुकसान कर रही है? क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ओजोन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नाइट्रिक अम्ल है? धुएं में बहुत सारी चीजें हैं और उस धुंध में कौन सी चीज आपके आंख को नुकसान पहुंचाएगी? क्या सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ओजोन, क्या परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्या HNO3 या नाइट्रिक एसिड? तो इस तरह से 20 सवालों का ये जखीरा आपके सामने रखा। अब उत्तर बताने की बारी है। हम सीधे उत्तर पर चलते हैं और उत्तर पर चल करके आपको बहुत जल्दी उत्तर बता दें, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जल्दी फटाफट हम उत्तर आपको बताते हैं। अब आप चेक करिएगा कि आपसे कितने सवाल सही बने। पहला, इस्पात के निर्माण में कार्बन का कौन सा लगभग शुद्ध रूप इस्तेमाल होता है? इस्पात के निर्माण में सबसे कौन सा लगभग शुद्ध रूप में, तो शुद्ध रूप में इस्तेमाल होने वाला चीज कोक है। याद कर लीजिएगा। अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से क्रियाशील होती हैं कि रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है? केमिकली ये अभिक्रियाशील, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहली धातु कौन सी है? तीसरा सवाल, और जो मानव के उपयोग में थी, इसका सही जवाब होगा तांबा। हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर के बना होता है उससे क्या बना होता है? तो हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर के बना होता है उससे क्या बना होता है? वो ग्रेफाइट है। सोचते तो बन जाता। सिनेबार किसका एस्क है? 5वां सवाल हमने पूछा। सिनेबार को याद रखिएगा, ये पारे का एस्क है। घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? घरेलू उपकरणों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, बताइएगा। क्या लोहा करते हो? नहीं, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? क्या जिंक है, क्या नरम लोहा, क्या कॉपर या क्रोमियम है? बच्चों, इसमें नरम धोरे का प्रतिचुंबकीय पदार्थ बनाया जाता है। आणविक सूत्र, ये एल्काइल हैलाइड डिहाइड्रोजनेशन पर आणविक सूत्र ये हुआ। इसके 2 समावयवी बनते हैं। जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो आप याद रखना, 8वें सवाल का सही जवाब होगा सी, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नहीं बन रहा है, उस समय हम आपको समझाएंगे, नहीं तो ग्रुप में इसको डाल करके हम आपको समझा देंगे। सिलिकेट की श्रृंखला संरचना में निम्नलिखित में कौन सा एक उपस्थित होता है? 9वां सवाल। 9वें सवाल का सिलिकेट की श्रृंखला संरचना यदि बनाओगे तो SiO3 2- और जितने इसकी श्रृंखलाएं होंगी ये सही जवाब होगा।
यदि मानक अपचयन विभव के साथ श्रृंखला में नीचे जाने पर बढ़ते हैं तो धातु के लक्षण जो होते हैं उसमें धन आवेश जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रतिचुंबकीय? 11वां सवाल हमने पूछा और इसमें प्रकृति में जो निकेल साइनामाइड यानी NiCN4 ऑप्शन इसका सही होगा। नीचे सूचित जेड मानों के 4 युग्मों में से कौन सा एक पी ब्लॉक के तत्वों को प्रदर्शित नहीं करता? तो 12वां सवाल इसमें 32 और 53 वाला नहीं करेगा, करके देखो। 32 और 53 वाला कॉपर को उसके सल्फाइड एसिड निकालने के दौरान CO2 के न्यूनीकरण के द्वारा अंततः निम्न धातु प्राप्त की जा सकती है। 13वां सवाल हमने पूछा, इसमें कॉपर सल्फाइड बनेगा, याद कर लो। न्यूनीकरण किया जाए इसका, सल्फाइड एसिड से निकालने के दौरान कॉपर सल्फाइड ही बनता है। हैलोजनों की आबद्ध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी का घटता हुआ क्रम। 14वां सवाल और इसका सही जवाब होगा, पहले क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, तब आयोडीन होगा। चतुर्थ कक्षा में बाहर इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई तरंगों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 15वां सवाल सोचा इसको कि नहीं सोचा? सोचे हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तरंगों की संख्या 4 ही न होगी, देख लेना। वह यौगिक पहचाने जिसके लिए नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डाल विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 16वां सवाल हमने पूछा और वो है नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए कैल्डाल विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? 17वां सवाल और इसमें अमोनिया का इस्तेमाल होता है। स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? 24 कैरेट। इसके बारे में तो आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, 24 कैरेट होती है। 19वां सवाल, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव के रूप में होता है? 19वां सवाल हमने पूछा और इसमें मुख्य अवयव पानी में, जल में होता है। धूल में, अंतिम सवाल हमने पूछा, धुएं में सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोप फैलाने वाला जो होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो बच्चों 20 सवाल हमने पूछे, पीएससी के उन सवालों को दिया है, आप लिखने की कोशिश करिए, बढ़िया नोट्स बनाइए और आप हमारे साथ जुड़े। इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल आपसे नहीं बनता, नहीं कर पाते तो आप हमें पूछिएगा जरूर। पीएससी के सवालों को मेंस वाले बच्चे जरूर लिखेंगे, नोट्स बेहतर ढंग से बनाइए। आप यहां तक जुड़े रहे, इसके लिए सभी बच्चों का शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।